आर्ट ऑफ वॉर, युद्ध की कला, sun tzu। चैप्टर 1, योजनाएं बनाना। पहला, sun tzu ने कहा, किसी भी राज्य के लिए युद्ध की कला अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा, यह जीवन और मृत्यु का मामला है, क्योंकि यह या तो सुरक्षा का मार्ग तैयार करता है या फिर बर्बादी। अतः यह विषय उस जांच पड़ताल का है जिसे किसी भी तरह से उपेक्षित नहीं किया जा सकता। तीसरा, युद्ध की कला को 5 स्थायी कारकों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, जिन्हें विचार विमर्श से ध्यान में रखा जाना चाहिए जब आप उन हालात को निर्धारित करना चाहते हो जिनका सामना युद्ध के मैदान में होता है। चौथा, वह स्थायी कारक 5 है। पहला, नैतिक नियम। दूसरा, स्वर्ग। तीसरा, धरती। चौथा, सेनानायक। पांचवा, प्रणाली एवं अनुशासन। पांचवा व छठवां, नैतिक नियम शासक एवं प्रजा के बीच संयोजन बनाए रखने में सहायक होते हैं। इसी कारण लोग किसी भी खतरे से बेखबर रहते हुए और अपने जीवन की परवाह किए बिना उसका अनुसरण करते हैं। सातवां, स्वर्ग रात और दिन, सर्दी और गर्मी और काल एवं मौसमों का घोतक है। आठवां, धरती में बड़ी और एवं छोटी दूरियां, खतरा एवं सुरक्षा, खुले मैदान एवं सक्रिय रास्ते और जीवन एवं मृत्यु के अवसर सम्मिलित है। नौवां, सेनानायक ज्ञान, ईमानदारी, परोपकार, साहस और कठोरता जैसे गुणों को धारण किए दृढ़ता के साथ खड़ा रहता है। 10वां, प्रणाली एवं अनुशासन से तात्पर्य है कि अपने उप विभागों में सेना को संगठित करना, अधिकारियों को उनकी योग्यता के अनुसार उचित पदों पर नियुक्त करना, सड़कों का उचित रख रखाव करना ताकि सेना तक सामग्री उचित समय पर पहुंचाई जा सके और सेना के खर्चों को नियंत्रित करना। 11वां, हर जनरल को इन 5 प्रमुख स्थायी कारकों से परिचित होना चाहिए। जो इनसे परिचित होगा वही विजेता होगा और जो इनसे परिचित ना होगा वह असफल रहेगा। बारहवां, इसलिए अपने विचार विमर्श में जब सैन्य परिस्थितियों का निर्धारण किया जाए तो उन कारकों को अपने तुलनात्मक अध्ययन का आधार बनाइए। 13वां, पहला, दो देशों में से कौन सा देश नैतिक नियमों का पालन करता है। दूसरा, 2 जनरलों में से किस जनरल के पास अधिक योग्यता है। तीसरा, स्वर्ग और पृथ्वी से मिलने वाले लाभ किसके साथ है। चौथा, किसके पक्ष में अनुशासन बड़ी शक्ति एवं उचित रूप से लागू किया जाता है। पांचवा, कौन सी सेना अधिक शक्तिशाली है। छठवां, किसके पास अधिकारी और सैनिक अधिक उच्च प्रशिक्षित है। सातवां, किस सेना में पुरस्कार और दंड देने पर अधिक स्थिरता है। 14वां, इन 7 विचारों के माध्यम से मैं जीत या हार का अनुमान लगा सकता हूँ। 15वां, जो जनरल मेरी सलाह को मानेगा और उस पर अमल करेगा वह जीत जाएगा। ऐसे जनरल के हाथों में सेना का नियंत्रण दिया जाए तो जनरल मेरी सलाह नहीं सुनता और ना ही उस पर अमल करता है, उसे हार का सामना करना पड़ेगा और ऐसे जनरल को बिना किसी देरी के निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। 16वां, मेरी बताई गई बातों का लाभ उठाए, अपने आप को सामान्य नियमों के ऊपर और बाहर किसी भी सहायक परिस्थितियों के अलावा भी लाभ पहुँचाए। 17वां, परिस्थितियों के अनुकूल होने के अनुसार किसी को एक योजना को संशोधित करना चाहिए। 18वां, सभी तरह की युद्ध सामग्री छल पर आधारित होती है। 19वां, इसलिए जब हम हमला करने में सक्षम हो
तो हमें असमर्थ दिखना चाहिए। अपनी शक्तियों का उपयोग करते समय हमें निष्क्रिय प्रतीत होना चाहिए। जब हम पास होते हैं तो हमें दुश्मन को विश्वास दिलाना चाहिए कि हम बहुत दूर हैं। जब हम दूर हो तो हमें विश्वास दिलाना चाहिए कि हम निकट हैं। 20वां, दुश्मन को लुभाने के लिए उसे लालच दें। दुश्मन के इलाके में अव्यवस्था फैलाएं और फिर मौका मिलते ही उसे कुचल डालें। 21वां, यदि वह सभी मोर्चों पर सुरक्षित है तो उसके लिए तैयार रहे। यदि वह अधिक शक्तिशाली है तो उससे बचे। 22वां, यदि आपका प्रतिद्वंदी क्रोधी स्वभाव का है तो उसे उत्तेजित करने का प्रयास ना करें। कमज़ोर होने का दिखावा करे ताकि वह घमंडी हो जाए। अगर वह आराम कर रहा है तो उसे आराम ना करने दे। 24वां, उस पर हमला करो जब वह मुस्तैद ना हो और वहाँ प्रकट हो जाए जहाँ आपकी उम्मीद ना हो। 25वां, जीत में अग्रणी भूमिका निभाने वाले इन सैनिक उपकरणों मूल मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। 26वां, अब जो जनरल एक लड़ाई जीतता है वह अपने मन मंदिर में लड़ाई लड़ने से पहले कई गणनाएं करता है। एक लड़ाई हारने वाला जनरल युद्ध की बहुत कम ही गणना करता है। इस प्रकार कई गणनाएं जीत की ओर ले जाती है और कुछ गणना हार की ओर। यह इस बात पर ध्यान देने के लिए है कि मैं उन लोगों के बारे में पूर्वानुमान लगा सकता हूँ जिनके जीतने या हारने की संभावना है। चैप्टर 2, युद्ध की तैयारी। पहला, सुन त्जू ने कहा, युद्ध संचालन में जहाँ तेज रफ्तार से दौड़ने वाले 1000 रथ हो, कई भारी रथ हो और 1,00,000 कवचधारी सैनिक हो जिनके पास 500 किलोमीटर तक जाने की पर्याप्त रसद भी हो, घर पर और मोर्चे पर मेहमानों के मनोरंजन सहित गोंद और पेंट जैसी छोटी वस्तुओं और रथों एवं कवच पर खर्च की जाने वाली रकम सहित प्रतिदिन 1000 औंस चांदी तक पहुंच जाएगा। यह 1,00,000 लोगों की सेना बनाने की लागत है। दूसरा, जब आप वास्तविक लड़ाई में संलग्न होते हैं और जीत मिलने में देर होती है तो सैनिकों के हथियार सुस्त हो जाएंगे और उनका जोश ठंडा पड़ जाएगा। यदि आप एक शहर की घेराबंदी करते हैं तो इससे आप अपनी ताकत को समाप्त कर देंगे। तीसरा, फिर यदि अभियान अधिक लंबा चलता है तो ऐसी स्थिति में राज्य के संसाधन युद्ध का दबाव झेलने की क्षमता क्षीण हो जाती है। चौथा, जब आपके हथियार की धार धीमी हो जाए, आपकी ताकत समाप्त हो जाए, आपका खजाना खर्च हो जाए तो आपके आसपास के लोग आपकी मजबूरी का लाभ उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर किसी भी चतुर व्यक्ति के लिए उन परिणामों को टालना मुमकिन नहीं होगा। पांचवा, हालांकि हमने युद्ध में मूर्खतापूर्ण जल्दबाजी के बारे में सुना है, इसलिए इस प्रकार लंबे विलंब समय तक युद्ध में व्यस्त रहना उचित नहीं है। छठवां, लंबे समय तक युद्ध से लाभान्वित होने वाले देश का कोई उदाहरण नहीं है। सातवां, ऐसा केवल कोई ही होता है जो युद्ध की बुराइयों से पूरी तरह से परिचित होता है और जो लंबे समय तक चलने वाले युद्ध से अच्छी तरह परिचित हो। आठवां, कुशल सैनिक कभी रसद की दोबारा मांग नहीं करता, ना ही उसके आपूर्ति वाहन को 2 बार से अधिक भरा जाता है। 9वां, जब घर से चले तो युद्ध सामग्री अपने साथ लाए, लेकिन युद्ध शत्रु को चारा बनाए। इस प्रकार सेना के पास अपनी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त भोजन होगा। 10वां, बहुत दूर तक सेना का खर्चा वहन करने से राज्य की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है
और इस मोर्चे की वसूली आम जनता से करने से लोगों को तरह तरह की तंगहाली का सामना करना पड़ता है। 11वां, दूसरी ओर सेना के बढ़ते खर्चे के कारण राज्य की कीमतें बढ़ती है और बढ़ते दामों के कारण लोगों की जमा पूंजी खत्म हो जाती है। 12वां, जब उनकी जमा पूंजी खत्म हो जाती है तो किसानों को भारी संकट का सामना करना पड़ता है। 13वां व 14वां, जमा पूंजी की इस हानि और शक्ति के व्यय होने से लोगों के घर खाली हो जाते हैं और उनकी आय का 3/10वां हिस्सा व्यय हो जाता है, जबकि सरकारी खर्च टूटे हुए रथ, घायल और थके हुए घोड़ों, नकाब और हेलमेट, धनुष और बाण, भाला और ढाल, रक्षात्मक मंत्र, बैलगाड़ियों और भारी वाहनों पर पड़ता है। 15वां, इसलिए एक बुद्धिमान जनरल दुश्मन पर हमला करने की बात करता है। शत्रु का खाद्य सामग्री से भरा एक वाहन अपने 20 वाहनों के बराबर होता है और इसी तरह शत्रु की अन्य चीज़ों पर भी समान रूप से लागू होता है। 16वां, दुश्मन को मारने के लिए हमें अपने सैनिकों को क्रोध से उत्तेजित करना चाहिए। इससे दुश्मन को हराने से फ़ायदा हो सकता है। इन्हें इसके लिए अपना पुरस्कार भी अवश्य मिलेगा। 17वां, इसलिए रथ की लड़ाई में जब 10 या अधिक रथ जीत लिए जाए तो उन लोगों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए जिन्होंने इन पर पहले कब्जा किया हो। हमें अपने झंडे दुश्मन के रथों पर प्रतिस्थापित करने चाहिए और उनके रथों को अपने रथों के साथ मिलाकर उन्हें युद्ध में उपयोग लाना चाहिए। पकड़े गए सैनिकों के साथ दयालु व्यवहार किया जाना चाहिए। 18वां, इसीलिए इसे दुश्मन पर जीत हासिल करके अपनी ताकत को बढ़ाना कहा जाता है। 19वां, युद्ध में तब उद्देश्य केवल जीत हासिल करना होता है, ना कि लंबी मुहिम छेड़ना। 20वां, इस प्रकार यह ज्ञात होना चाहिए कि सेनाध्यक्ष लोगों के भाग्य का निर्णायक होता है। यही वह व्यक्ति है जिस पर यह निर्भर करता है कि देश में शांति रहेगी या विपत्ति। 3, छल पूर्वक आक्रमण। पहला, सुंतजू ने कहा, दुश्मन के देश को पूरी तरह से अपने अधिकार में लेना व्यावहारिक युद्ध की कला का जितना अच्छा उदाहरण है, उतना अच्छा उस देश को चकनाचूर करना और उसे नष्ट करना नहीं है। इसलिए दुश्मन की पूरी सेना, रेजिमेंट, टुकड़ी या किसी कंपनी को तबाह किए बिना पकड़ना उसे नष्ट करने की तुलना में ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, इसलिए अपनी सभी लड़ाइयों में लड़ना और जीतना सर्वोच्च उत्कृष्टता नहीं है। सर्वोच्च उत्कृष्टता तो वह है कि जब दुश्मन को बिना प्रतिरोध के तोड़ दिया जाए। तीसरा, इस प्रकार श्रेष्ठ नेतृत्व है कि दुश्मन की योजनाओं को पूरी तरह समझना। दूसरी श्रेष्ठता, दुश्मन को एकत्र होने से रोकना। इस क्रम में अगली श्रेष्ठता युद्ध क्षेत्र में दुश्मन की सेना पर हमला करना है और सबसे खराब नीति दीवारों वाले शहरों की घेराबंदी करना है। चौथा, नियम यह है कि दीवार वाले शहरों को घेरना ठीक नहीं है। अगर इससे बचना मुमकिन हो तो बचा जाना चाहिए। इस काम के लिए सुरक्षात्मक ढाल बनाना, गतिमान शरण स्थलों और युद्ध के विभिन्न उपकरणों की तैयारी में पूरे 3 महीने लगेंगे और किले के बाहर दीवारों के सहारे टीले बनाने में 3 महीने और लगेंगे। 5वां, अपने आवेग को अनियंत्रित करने में असमर्थ जनरल जब अपने सैनिकों को आक्रमण करने का आदेश देगा तो परिणाम स्वरूप उसकी 1/3 सेना मृत्यु के मुख में समा जाएगी, जबकि नगर अभी भी अधिकार क्षेत्र से बाहर ही रहेगा। इस तरह की घेराबंदी के विनाशकारी प्रभाव भी होते हैं। 6वां,
इसलिए कुशल नेता बिना किसी लड़ाई के ही दुश्मन के सैनिकों को अपने अधीन कर लेता है। वह उनके शहरों की घेराबंदी किए बिना उन्हें अपने अधिकार में ले लेता है। वह बिना कोई लंबी लड़ाई लड़े ही उनके साम्राज्य को उखाड़ फेंकता है। 7वां, अपनी सेना को क्षति से बचाने के साथ साथ वह साम्राज्य के विवाद का समापन करने में सफल रहेगा और इस प्रकार एक सैनिक तक को खोए बिना वह जीत का स्वाद चख लेता है। यह छल पूर्वक हमला करने की विधि है। 8वां, युद्ध का यही नियम है कि अगर दुश्मन के एक सैनिक की तुलना में हमारे सैनिक 10 है तो उसे घेर लो। अगर एक की तुलना में 5 है तो उस पर हमला कर दो। अगर संख्या में 2 गुना है तो अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित कर दो। नौवां, अगर बराबर है तो युद्ध किया जा सकता है। अगर संख्या में थोड़े कम है तो युद्ध को टाला जा सकता है। अगर हर तरह से बराबरी नहीं है तो उसकी पकड़ से दूर भाग जाना ही बेहतर है। दसवां, इसलिए थोड़ी सी सेना की सहायता से एक दूराग्रही लड़ाई लड़ी जा सकती है, लेकिन बाद में इसे एक बड़ी सेना द्वारा पकड़ लिया जाता है। 11वां, वैसे जनरल राज्य की ढाल होता है। अगर ढाल सभी मोर्चों पर मजबूत है तो फिर राज्य भी मजबूत होगा। अगर ढाल कमज़ोर होगी तो राज्य भी कमज़ोर होगा। 12वां, ऐसे 3 तरीके हैं जिनमें एक शासक अपनी सेना को दुर्भाग्य का शिकार बना सकता है। 13वां, सेना को आगे बढ़ने या पीछे हटने की आज्ञा देना, इस तथ्य को जाने बिना कि वह पालन नहीं कर पाएगी, इसे सेना को लंगड़ा कर चलना कहते हैं। चौदहवां, एक सेना को उसी तरह से संचालित करने का प्रयास करना जैसे एक राज्य को संचालित किया जाता है। यह सही नहीं है क्योंकि एक सेना और राज्य की परिस्थितियाँ भिन्न होती है। इससे सैनिक का मन अशांत हो उठता है। 15वां, सेना के अधिकारियों की योग्यता की अनदेखी करके उन्हें अनुचित स्थानों पर नियुक्त करना, जिस कारण सैनिकों के आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। 16वां, लेकिन जब सेना अशांत और अविश्वास का शिकार हो तो दूसरे सामंती राजकुमारों से मुसीबत का आना तय है। इससे सेना में अराजकता आती है और जीत भी हाथ से लगभग निकल ही जाती है। 17वां, इस प्रकार हम जान सकते हैं कि जीत के लिए 5 आवश्यक चीज़ें हैं। पहला, वही जीतेगा जो यह जानता है कि कब लड़ना है और कब नहीं लड़ना है। वही जीतेगा जो जानता है कि कैसे श्रेष्ठ और निकृष्ट सेनाओं को नियंत्रित करना है। तीसरा, वह जीतेगा जिसकी सेना अपने सभी पदों पर समान भावना से चलित है। वह जीतेगा जो खुद को तैयार करता है और दुश्मन की लापरवाही का इंतजार करता है। पांचवा, वह जीतेगा जिसके पास सैन्य क्षमता है और जिसके निर्णय में शासन का हस्तक्षेप नहीं होता है। वह जीतेगा जिसके पास सैन्य क्षमता है और जिसके निर्णय में शासन का हस्तक्षेप नहीं होता है। 18वां, इस प्रकार यह कहना कि यदि आप दुश्मन को जानते हैं और खुद को जानते हैं तो आपको सैकड़ों लड़ाइयों के परिणाम से डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप स्वयं को जानते हैं लेकिन शत्रु को नहीं, तो प्राप्त हर जीत के लिए आपको हार का भी सामना करना पड़ेगा। यदि आप ना तो दुश्मन को और ना ही खुद को जानते हैं
तो आपको हर लड़ाई में हार का सामना करना पड़ेगा। चौथा, कुशल प्रबंधन। पहला, sun tzu के अनुसार अच्छे सैनिक पहले खुद को हार की संभावना से परे रखते हैं और फिर दुश्मन को हराने के अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। दूसरा, हार के खिलाफ खुद को सुरक्षित करना हमारे अपने हाथों में है, लेकिन दुश्मन को हराने का अवसर खुद दुश्मन द्वारा प्रदान किया जाता है। तीसरा, इस प्रकार अच्छा सेनानी हार के खिलाफ खुद को सुरक्षित करने में सक्षम होता है, इसलिए लेकिन दुश्मन को हराने के लिए कुछ निश्चित नहीं कर सकता। चौथा, इसलिए कहावत है, उसे पता होना चाहिए कि बिना युद्ध किए कैसे जीत हासिल की जाए। पांचवा, हार के खिलाफ सुरक्षा का मतलब रक्षात्मक रणनीति है। दुश्मन को हराने की क्षमता का मतलब है आक्रामक होना। छठा, रक्षात्मक होना अपर्याप्त शक्ति को इंगित करता है, जबकि आक्रामक होना शक्ति का प्रदर्शन है। सातवां, जो जनरल जो रक्षात्मक मुद्रा में कुशल होता है वह पृथ्वी के सबसे गुप्त स्थान में छिप जाता है। वह जो हमला करने में कुशल है वह स्वर्ग की बहुत ऊंचाइयों से बड़ी तेजी से आगे आता है। इस प्रकार एक ओर हम अपनी रक्षा करने की क्षमता रखते हैं तो दूसरी ओर एक जीत जो कि सुनिश्चित है। आठवां, जीत को केवल तभी देखना जब वह आसान और पहुंच के अंदर हो, यह पराकाष्ठा नहीं है। नौवां, यदि आप लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो ना तो यह पराकाष्ठा है और ना पूरा साम्राज्य कहता है बहुत बढ़िया। 10वां, पतझड़ के मौसम में किसी गिरी हुई टहनी को उठा लेना कोई बड़ी ताकत का संकेत नहीं है। सूर्य और चंद्रमा को देखना तेज दृष्टि का संकेत नहीं है। तूफानी आवाज़ को सुनना भी तेज कान के होने का संकेत नहीं है। 11वां, प्राचीन लोगों का कहना है कि वह क्या होशियार सेनानी है जो न केवल जीतता है बल्कि बहुत ही आसानी से जीतता है। 12वां, इसलिए उसकी जीत से उसे ना तो प्रतिष्ठा मिलती है और ना ही साहस का श्रेय। 13वां, वह बिना किसी गलती के अपनी लड़ाई जीतता है। किसी गलती का नहीं करना ही जीत की निश्चितता को स्थापित करता है। इसका मतलब है एक दुश्मन पर विजय प्राप्त करना जो कि पहले से ही अपराजित है। 14वां, इस प्रकार कुशल सेनानी खुद को एक ऐसी स्थिति में रखता है जो हार को असंभव बना देता है और दुश्मन को हराने के लिए वह किसी भी पल को नहीं गंवाता है। 15वां, इस प्रकार यह कि युद्ध में विजयी रणनीतिकार जीत हासिल करने के बाद ही लड़ाई चाहता है, जबकि वह जिसकी किस्मत में हार है वह पहले लड़ता है और बाद में जीत के लिए देखता है। 16वां, उत्कृष्ट नेता नैतिक कानून को विकसित करता है और बड़ी कठोरता से विधि और अनुशासन का पालन करता है। इस प्रकार सफलता को नियंत्रित करना उसकी शक्ति में है। 17वां, सैनिक पद्धति के संबंध में हमारे पास सबसे पहले है मापन, दूसरा मात्रा का अनुमान, तीसरा गणना, चौथा अवसर का संतुलन, पांचवा विजय। 18वां, मापन ऋणी होता है। पृथ्वी के अस्तित्व का मापन के लिए मात्रा के अनुमान का, गणना मात्रा के अनुमान की, गणना के अवसरों का संतुलन और अवसरों के संतुलन की जीत। 19वां, एक विजयी सेना पराजित सेना के विपरीत उसी तरह है जिस तरह किसी तराजू में 1 पाउंड वजन को एक दाने के बराबर रख दिया जाए।
20वां, एक विजयी सेना का बहाव ठीक उसी तरह होता है जिस तरह किसी बांध की दरार से हजारों था रुका हुआ पानी बह निकलता है। 5वां, शक्ति। पहला, सुंतजू ने कहा कि एक बड़ी सेना पर नियंत्रण का भी वही सिद्धांत है जो कि कुछ लोगों पर नियंत्रण के सिद्धांत का है। यह केवल उनकी संख्या को विभाजित करने का सवाल है। दूसरा, आपकी आज्ञा के तहत एक बड़ी सेना के साथ लड़ना एक छोटी सेना से लड़ने से अलग है। यह केवल चिन्हों और संकेतों का स्थापित करने का सवाल है। तीसरा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका पूरा मेजबान दुश्मन के हमले का खामियाजा भुगत सकता है और दुखी रहेगा। यह युद्धाभ्यास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। चौथा, आपकी सेना की टक्कर ऐसी होनी चाहिए जैसी कि अंडे की पत्थर से। यह कमज़ोर और मजबूत बिंदुओं के विज्ञान द्वारा प्रभावित होता है। यह कमज़ोर और मजबूत बिंदुओं के विज्ञान द्वारा प्रभावित होता है। 5वां, सभी लड़ाई में प्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग लड़ाई में शामिल होने के लिए किया जा सकता है, लेकिन जीत हासिल करने के लिए अप्रत्यक्ष तरीकों की आवश्यकता होगी। 6वां, कुशलता से लागू की गई अप्रत्यक्ष रणनीतियाँ स्वर्ग और पृथ्वी की तरह अटूट है। कभी न खत्म होने वाली नदियों और धाराओं के प्रवाह की तरह, सूर्य और चंद्रमा की तरह वे समाप्त होती है लेकिन नए सिरे से शुरुआत करती है। 4 ऋतुओं की तरह वे एक बार फिर लौटने के लिए गुजर जाती है। 7वां, 5 से अधिक संगीत स्वर नहीं है, फिर भी इन पाँचों के संयोजन से अधिक धुनों को जन्म दिया जा सकता है जिन्हें कभी भी सुना जा सकता है। 8वां, 5 से अधिक प्राथमिक रंग नीला, पीला, लाल, सफ़ेद और काला नहीं है, फिर भी संयोजन में वे पहले से कहीं अधिक रंग पैदा करते हैं जिन्हें कभी भी देखा जा सकता है। 9वां, 5 से अधिक कार्डिनल स्वाद खट्टा, तीखा, नमकीन, मीठा, कड़वा नहीं होते हैं, फिर भी उनके संयोजन से अधिकाधिक स्वाद पैदा होता है जिनका स्वाद कभी भी लिया जा सकता है। 10वां, लड़ाई में हमले के 2 से अधिक तरीके नहीं हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, फिर भी ये दोनों संयोजन युद्धाभ्यास की एक अंतहीन श्रृंखला को जन्म देते हैं। 11वां, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बारी बारी से एक दूसरे का नेतृत्व करते हैं। यह एक सर्कल में जाने जैसा है। आप कभी भी समाप्ति के निकट नहीं पहुंचते हैं। कौन उनके संयोजन की संभावनाओं को समाप्त कर सकता है? 12वां, सैनिकों की शुरुआत एक तूफानी प्रवाह की तरह होती है जो अपने मार्ग में आने वाले पत्थरों को भी हिला देता है। 13वां, निर्णय की गुणवत्ता एक बाज की समयोजित निर्णय की तरह होती है जो इसे अपने शिकार पर हमला करने और नष्ट करने में सक्षम बनाती है। इसलिए अच्छा सेनानी अपनी शुरुआत में भयानक होता है और अपने निर्णय में शीघ्रता करता है। पंद्रहवां, ऊर्जा की तुलना धनुष के मुड़ने की क्रिया से की जा सकती है, लेकिन निर्णय तो तीर के छोड़ने पर ही होगा। 16वां, उथल पुथल और लड़ाई झगड़े के बीच में अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है, फिर भी यह कोई वास्तविक अव्यवस्था नहीं है। भ्रम और अराजकता के बीच आप बिना किसी चित्तपट के सुव्यवस्थित बने रहे, फिर भी यह हार के खिलाफ सबूत होगा। 17वां, नकली विकार पूर्ण अनुशासन का अनुकरण करता है।
नकली डर साहस का अनुकरण करता है, नकली कमजोरी ताकत को बढ़ावा देती है। 18वां, अव्यवस्थित लबादे के अंतर्गत गोपनीय व्यवस्था केवल उपखंडों का सवाल है। सामयिकता के एक प्रदर्शन के तहत साहस को छुपाना अव्यक्त ऊर्जा का एक कोष निर्धारित करता है। मुखौटा ओढ़े हुए कमजोरी युक्तिपूर्ण प्रबंधन से प्रभावित होती है। 19वां, इस प्रकार जो दुश्मन को गतिमान बनाए रखने में निपुण है वह कपटी दिखावे को बनाए रखता है, जिसके अनुसार दुश्मन प्रतिक्रिया करता है। वह कुछ चीज़ों का परित्याग करता है जिन्हें दुश्मन छीने। 20वां, चारा डालकर वह उसे कूच कराता है, फिर चुने हुए आदमियों के साथ वह उस पर घात लगाता है। 21वां, चालाक योद्धा संयुक्त ऊर्जा के प्रभाव को देखता है और उसे व्यक्ति विशेष की कोई बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उसकी योग्यता सही लोगों को चुनना और संयुक्त ऊर्जा का उपयोग करना है। 22वां, जब वह संयुक्त ऊर्जा का उपयोग करता है तो उसके सैनिक ऐसे बन जाते हैं जैसे कि लट्ठे या पत्थर, क्योंकि लट्ठे या पत्थर की प्रकृति यह होती है कि वह समतल मैदान पर और ढलान पर गतिहीन होता है। अगर चौकोर है तो कहीं भी रुक जाता है और अगर बेलनाकार है तो वह लुढ़कता रहता है। 23वां, इस प्रकार अच्छे योद्धाओं द्वारा पैदा की गई ऊर्जा उस गोल पत्थर की गति के समान है जो हजारों फीट ऊंचाई से एक पहाड़ से नीचे गिरने के दौरान पैदा होती है। ऊर्जा के विषय में इतना कहना पर्याप्त है। 23वां, इस प्रकार अच्छे योद्धाओं द्वारा पैदा की गई ऊर्जा उस गोल पत्थर की गति के समान है जो हजारों फीट ऊंचाई से एक पहाड़ से नीचे गिरने के दौरान पैदा होती है। ऊर्जा के विषय में इतना कहना पर्याप्त है। छठवां, कमजोर एवं मजबूत बिंदु। sun tzu ने कहा, जो भी पहले मैदान में होगा और दुश्मन के आने का इंतज़ार करेगा वह लड़ाई के लिए तरोताज़ा होगा। जो भी मैदान में बाद में आएगा और जल्दबाजी करेगा तो वह लड़ाई में थका सा रहेगा। इसलिए चालाक योद्धा अपनी इच्छा शत्रु पर थोपता है, लेकिन शत्रु की इच्छा को अपने ऊपर थोपने की अनुमति नहीं देता। दुश्मन पर बढ़त लेकर वह दुश्मन को अपने अनुसार दृष्टिकोण का कारण देता है या नुकसान पहुंचाकर वह दुश्मन के लिए असंभव कर देता है कि दुश्मन उसके निकट पहुंच सके। चौथा, अगर दुश्मन उसे हल्के में ले रहा है तो वह उसे परेशान कर सकता है। अगर उसे भोजन की अच्छी तरह से आपूर्ति की जाती है तो वह उसे भूखा मार सकता है। अगर चुपचाप उसे घेर लिया जाए तो वह उसे हिलने के लिए मजबूर कर सकता है। 5वां, वह उन बिंदुओं पर प्रकट होता है जिन पर दुश्मन प्रतिरोध करने से बचता है। उन जगहों पर तेज़ी से मार्च करता है जहां आपको उम्मीद नहीं होती। 6वां, एक सेना बिना किसी तनाव के बड़ी दूरी तय कर सकती है अगर वह देश में मार्च करती है और जहां दुश्मन नहीं है। 7वां, आप अपने हमलों में सफल होना सुनिश्चित कर सकते हैं यदि आप केवल उन जगहों पर हमला करते हैं जो अनरक्षित है। आप अपने बचाव की सुरक्षा केवल उन स्थितियों में सुनिश्चित कर सकते हैं जिनमें हमला नहीं किया जा सकता। 8वां, इसलिए वही जनरल हमले में निपुण है जिसका विरोधी नहीं जानता कि किसका बचाव करना है, और वही रक्षा में निपुण है जिसका विरोधी नहीं जानता कि उसे किस पर हमला करना है।
इसलिए वही जनरल हमले में निपुण है जिसका विरोधी नहीं जानता कि किसका बचाव करना है, और वही रक्षा में निपुण है जिसका विरोधी नहीं जानता कि उसे किस पर हमला करना है। नौवा, हे विलक्षणता और गोपनीयता की दिव्य कला, तुम्हारे माध्यम से हम अदृश्य होना सीखते हैं, तुम्हारे द्वारा ही अश्रव्य होना, और इसलिए हम अपने हाथों में दुश्मन के भाग्य को पकड़ सकते हैं। 10वां, यदि आप दुश्मन के कमज़ोर बिंदुओं को जानते हैं तो आप बढ़त बनाते हुए बिल्कुल अप्रतिरोध्य हो सकते हैं। यदि आपकी चाल दुश्मन की तुलना में अधिक तेज है तो आप रिटायर हो सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। 11वां, अगर हम लड़ना चाहते हैं तो दुश्मन को एक उच्च प्राचीर और गहरी खाई के पीछे आश्रय लेने पर भी मजबूर किया जा सकता है। बस हमें जो करने की ज़रूरत है वह है दूसरी जगह पर हमला करना, जिससे कि वह राहत देने के लिए बाध्य होगा। 12वां, यदि हम युद्ध नहीं करना चाहते तो हम दुश्मन को अपने आप को उलझाने से रोक सकते हैं, भले ही हमारे अतिक्रमण की रेखाएं ज़मीन पर खींच दी जाए। हमें जो करना है वह यह है कि बस हमें उसके रास्ते में कुछ अजीब और अनुत्तरदायी पासे फेंकने की ज़रूरत है। 13वां, दुश्मन के स्वभाव को जानकर और स्वयं को अदृश्य रखने की खोज करके हम अपनी शक्तियों को केंद्रित रख सकते हैं जबकि दुश्मन विभाजित हो जाए। 14वां, हम एक संयुक्त शरीर का निर्माण करते हैं जबकि दुश्मन को टुकड़ों में, ताकि संयुक्त रूप में विभाजित टुकड़ों के खिलाफ कार्यवाही को अंजाम दिया जा सके, जिसका मतलब है कि हम दुश्मन के लिए पर्याप्त हैं। और अगर हम इस प्रकार एक बेहतर बल के साथ एक हमला करने में सक्षम हैं तो हमारे विरोधी सख्त तनाव में होंगे। 16वां, जिस स्थान पर हम लड़ने का इरादा रखते हैं उसके बारे में किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए। तब दुश्मन को अपने आप को कई अलग अलग बिंदुओं पर संभावित हमले के खिलाफ तैयार करना होगा और उसकी सेना कई दिशाओं में विभाजित हो जाएगी। वह संख्या जिसका हमें सामना करना पड़ेगा वह आनुपातिक रूप से कम होगी। 17वां, जब दुश्मन अपने अग्रभाग को मजबूत करेगा तो वह अपने पिछले भाग को कमज़ोर करेगा। जब वह अपने पिछले भाग को मजबूत करेगा तो इससे उसका अग्रभाग कमज़ोर हो जाएगा। जब वह अपने बाएं पक्ष को मजबूत करेगा तो उसका दायां पक्ष कमज़ोर हो जाएगा। जब वह अपना दायां पक्ष मजबूत करेगा तो उसका बायां पक्ष कमज़ोर हो जाएगा। यदि वह हर जगह सैन्य सहायता लेना चाहेगा तो वह हर जगह कमज़ोर होगा। अठारहवां, संभावित हमलों के खिलाफ सावधानी की मुद्रा में रहने में संख्यात्मक कमजोरी आती है। संख्यात्मक शक्ति हमारे विरोधी को मजबूर करने से लेकर हमारे खिलाफ तैयारी करने तक। 19वां, होने वाली लड़ाई का स्थान और समय जानने के बाद तो फिर हम सबसे बड़ी दूरी से लड़ने के लिए ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 20वां, लेकिन अगर ना तो समय और ना ही जगह का पता हो तो बायां पक्ष दाएं पक्ष की सहायता करने में असमर्थ हो जाएगा और उसी तरह दायां पक्ष बाएं पक्ष की सहायता करने में असमर्थ होगा। अग्रभाग पिछले भाग को सहायता देने में असमर्थ होगा और फिर पिछला भाग अग्रभाग की सहायता करने में असमर्थ होगा। तब क्या होगा? अगर सेना का अग्रभाग सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर हो
और निकट का भी कुछ 1 किलोमीटर दूरी पर हो। 21वां, यद्यपि मेरे अनुमान के अनुसार दुश्मन के सैनिक हमारी संख्या से अधिक है, जिससे उन्हें जीत के मामले में कुछ भी फायदा नहीं होगा, मैं कहता हूँ कि तब जीत हासिल की जा सकती है। 22वां, यद्यपि दुश्मन संख्या में मजबूत हो, फिर भी हम उसे लड़ने से रोक सकते हैं। योजना बनाएं ताकि उसकी सफलता की संभावना की खोज की जा सके। 23वां, उसे उत्तेजित करें और उसकी गतिविधि या निष्क्रियता की स्थिति को जानें। उसे खुद को प्रकट करने के लिए मजबूत करें ताकि उसकी कमजोरी का पता लगाया जा सके। चौबीसवां, अपनी सेना की तुलना विरोधी सेना से सावधानी से करें ताकि आप जान सकें कि ताकत कहाँ से प्रचुर मात्रा में है और कहाँ कम है। 25वां, युक्तिपूर्ण प्रबंधन बनाने में आप जिस उच्चतम सारतत्व को प्राप्त कर सकते हैं उसे छुपाए रखें। अपने प्रबंधनों को छुपाएं और इस प्रकार आप अपने आपको जासूस की ताक झांक से कुशल मस्तिष्क की योजनाओं से सुरक्षित रख सकते हैं। छब्बीसवां, शत्रु की रणनीति को भेद कर कैसे जीत को उत्पन्न किया जा सकता है। यह वह है जो बड़ी संख्या में लोग नहीं समझ सकते। 27वां, सभी लोग उस कार्यनीति को देख सकते हैं जिससे मैं जीतता हूँ, लेकिन जिसे कोई भी नहीं देख सकता वह है रणनीति जो कि इसके लिए तैयार होती है। 28वां, उन रणनीतियों को न दोहराए जिनसे आपको जीत हासिल हुई है, लेकिन रणनीतियों को विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए। 29वां, सैन्य रणनीतियाँ पानी की तरह होती है। पानी अपने प्राकृतिक लक्षण के अनुसार उच्च स्थान से नीचे की ओर बहता है। 30वां, इसी तरह युद्ध में जो मजबूत है उससे बचो और जो कमज़ोर है उस पर वार करो। 31वां, पानी अपने आकार को उस ज़मीन की प्रकृति के अनुसार बदलता रहता है जिस पर वह बहता है। सैनिक अपने उस शत्रु के संबंध में अपनी विजय प्राप्त करता है जिसका वह सामना कर रहा है। 32वां, इसलिए जैसे पानी का कोई निश्चित आकार नहीं होता, वैसे ही युद्ध में भी कोई निश्चित स्थिति नहीं होती। 33वां, वह जो अपने प्रतिद्वंदी के संबंध में अपनी रणनीति को संशोधित करता है और जिससे जीतने में सफल होता है उसे दिव्य नायक कहा जा सकता है। 34वां, 5 तत्व जल, अग्नि, लकड़ी, धातु, पृथ्वी हमेशा समान रूप से प्रबल नहीं होते। 4 ऋतुएं बारी बारी से एक दूसरे के लिए रास्ता बनाती है। दिन छोटे और लंबे होते हैं। चंद्रमा का भी घटना और बढ़ना होता रहता है। 7वां, युक्तिपूर्ण युद्ध। पहला, सुन त्जू ने कहा, युद्ध में सेनापति अपनी शक्ति राज्य से प्राप्त करता है। दूसरा, सेना को एकत्र करके और उस सेना पर केंद्रित होकर उसे अपना शिविर छोड़ने से पहले अलग अलग तत्वों में सामंजस्य करना चाहिए। तीसरा, उसके बाद युक्तिपूर्ण युद्ध आता है जिससे अधिक कठिन कुछ भी नहीं है। युक्तिपूर्ण युद्ध की कठिनाई में कुटिल को प्रत्यक्ष में बदल दिया जाता है और दुर्भाग्य को लाभ में। चौथा, इस प्रकार एक लंबा और घुमावदार रास्ता लेना, फिर दुश्मन को रास्ते से भटकाना और फिर उसका पीछा करना
फिर दुश्मन से पहले लक्ष्य तक पहुंचना, यह सब विचलन की कलात्मकता को दिखाता है। 5वां, सेना के साथ युद्धाभ्यास करना लाभप्रद है, जबकि एक अनुशासनहीन सेना के साथ सबसे खतरनाक। छठा, यदि आप पूरी तरह से सुसज्जित सेना के साथ मार्च करते हैं तो संभावना है कि आपको वहां पहुंचने में बहुत देर हो जाए। दूसरी ओर आधे अधूरे सैन्य दल को भेजने पर संभावना है कि उनका भंडार और सामान पीछे छूट जाए। 7वां, इस प्रकार यदि आप अपने आदमियों को सज धज कर चलने का आदेश देते हैं और दिन या रात बिना रुके क्षमता से अधिक दोगुना दूरी और तो सैकड़ों किलोमीटर की बढ़त लेने के लिए मार्च करते हैं, तो आपके सभी तीनों विभागों के नायक दुश्मन के हाथों में चले जाएंगे। 8वां, जितने मजबूत आदमी होंगे वे सबसे आगे होंगे और थके हुए पीछे रह जाएंगे, और इस योजना के अनुसार आपकी सेना का 10वां हिस्सा ही मंजिल तक पहुंच पाएगा। 9वां, यदि आप दुश्मन पर बढ़त पाने के लिए 50 किलोमीटर मार्च करते हैं तो आप अपने पहले हिस्से के नायक को खो देंगे और केवल आधी सेना ही लक्ष्य तक पहुंच पाएगी। दसवां, यदि आप समान उद्देश्य के साथ 30 किलोमीटर मार्च करते हैं तो आपकी सेना का 2/3 हिस्सा ही लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। 11वां, हम इससे ऐसे समझ सकते हैं कि सेना अपने सैन्य सज्जा के अभाव में हार जाएगी, खाद्य सामग्री के अभाव में हार जाएगी, बिना रसद आपूर्ति के अभाव में हार जाएगी। 12वां, जब तक हम अपने साथियों के व्यवहार से परिचित नहीं होंगे तब तक हम गठबंधन में प्रवेश नहीं कर सकते। 13वां, हम तब तक ऐसा सेना का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं होंगे जब तक कि हम उन देश के पहाड़ों और जंगलों, उसके नुकसान और अवक्षेप, उसके दलदल से परिचित नहीं हो जाते। जब तक हम स्थानीय पथ प्रदर्शक का उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम अपने खाते में स्वाभाविक लाभ नहीं ले पाएंगे। युद्ध में आप अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाएं और तब तक आप सफल होंगे। युद्ध में आप अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाएं और तब आप सफल होंगे। सोलहवां, अपनी सेना को एकजुट करके रखें या विभाजित करके, यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आपकी तेज़ी हवा की मानिंद होनी चाहिए और गठन जंगल की तरह, छापेमारी और लूट में आग की तरह होना पहाड़ की अचलता की तरह। छापेमारी और लूट में आग की तरह होना पहाड़ की अचलता की तरह है। उन्नीसवां, अपनी योजनाओं को गुप्त और रात्रि में अभेद्य बनाएं और जब आप चले तो वज्रपात सा हो। 20वां, जब आप एक ग्रामीण इलाके को लूटते हैं तो लूट को अपने लोगों में विभाजित करें। जब आप नए क्षेत्र पर कब्जा करें तो सैनिकों के लाभ के लिए उसे उनमें आवंटित करें। 21वां, आप एक चाल चलने से पहले चिंतन मनन करें।
22वां उसे ही जीत मिलेगी जिसने लीक से हटकर चलने की कला सीख ली। यही है युक्तिपूर्ण युद्ध की कला। 23वां सैन्य प्रबंधन की किताब कहती है, लड़ाई के क्षेत्र में कहे शब्द बहुत दूर तक नहीं जाते हैं, इसलिए गोंग और ड्रम की ज़रूरत होती है और न ही साधारण वस्तुओं को पर्याप्त रूप से देखा जा सकता है, इसलिए बैनर और झंडों की ज़रूरत होती है। 24वां गोंग और ड्रम, बैनर और झंडे ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा मेज़बान के कान और आंखें एक विशेष बिंदु पर केंद्रित हो सकती है। 25वां मेज़बान इस प्रकार एक एकल शरीर बनाता है कि जिसमें यह असंभव होता है कि बहादुर अकेले आगे बढ़े या कायर अकेले पीछे हटे। यह पुरुषों के बड़े जनसमूह को संभालने की एक कला है। 26वां रात की लड़ाई में फिर सिग्नल फायर और ड्रम का अधिक उपयोग करें और दिन के समय झंडे और बैनर का प्रयोग अपनी सेना को निर्देशित करने के लिए करें। 27वां एक पूरी सेना का अपनी अंतरात्मा से जोश कम हो सकता है। एक कमांडर इन चीफ को थकान हो सकती है। 28वां सैनिक का उत्साह सुबह के समय चरम पर होता है, दोपहर तक यह कम होना शुरू हो जाता है और शाम के समय उसका मन वापस पड़ाव पर लौट आता है। 29वां एक चालाक जनरल इसलिए अपनी सेना को आगे नहीं ले जाता जब उसकी सेना का उत्साह कम हो, लेकिन वह तब हमला करता है जब दूसरी सेना सुस्त होती है और वापस लौटने के लिए तत्पर होती है। यही तो मनोदशा का अध्ययन करने की कला है। तीसवा अनुशासित होकर और शांतिपूर्वक दुश्मन के बीच अव्यवस्था और शोरगुल पैदा होने का इंतजार करना। यह आत्म आधिपत्य बनाए रखने की कला है। 31वां लक्ष्य के पास होना जबकि दुश्मन अभी भी उससे दूर हो। इंतजार करना जबकि दुश्मन मेहनत और संघर्ष कर रहा हो। अच्छी तरह से पेट का भरा हुआ होना जबकि दुश्मन भूखा हो। यही तो किफ़ायत से ताकत का प्रबंध करने की कला है। 32वां शत्रु को बीच में रोककर शांत और आत्मविश्वास से भरी उसकी सेना पर हमला करने से बचना चाहिए। यह परिस्थितियों का अध्ययन करने की कला है। 33वां यह एक सेना का स्वयं सिद्ध वक्तव्य है कि उस दुश्मन के खिलाफ ना लड़े जो ऊंचाई पर हो और ना ही उस दुश्मन का विरोध करे जो नीचे की ओर आ रहा हो। 34वां उस दुश्मन का पीछा ना करे जो लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग रहा हो। उस सेना पर हमला ना करे जो घुटने के बल झुक गई हो। 35वां शत्रु द्वारा उपलब्ध कराए गए चारे को ना निगले। घर लौटने वाली सेना के साथ हस्तक्षेप ना करें। 36वां जब आप एक सेना को घेर लेते हैं तो उससे भागने के लिए एक रास्ता खुला छोड़ दें। निराश सेना को अधिक ना दबाएं। यही तो युद्ध की कला है।